हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलो आज स्टार्ट करते हैं सेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जाने कि हम लोग का गोल क्या है। गोल है कि जेई मेंस या नीट में कैसे हम लोग क्वालिफाई करें, क्योंकि यहाँ दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, है कि नहीं? तो देखो, जेई मेंस में क्या होता है कि ये 300 मार्क्स का होता है और नीट जो है 720 मार्क्स का होता है। ये जो 300 मार्क्स होते हैं इसमें 3 सब्जेक्ट होता है। पहला फिजिक्स होता है, दूसरा केमिस्ट्री होता है और तीसरा मैथ होता है। और ये सब 100 मार्क्स का होता है। मतलब इसमें जो है 25 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। पीछे 10 साल का रिकॉर्ड देखा गया तो ये पाया गया कि 300 में से जो 100 नंबर ला देता है वो जेई मेंस क्वालिफाई, वो आईआईटी के लिए क्वालिफाई कर जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से नीट में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और तीसरा होता है बायोलॉजी। फिजिक्स जो होता है वो 180 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री भी 180 मार्क्स का होता है और ये 360 मार्क्स का होता है। मतलब इसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें भी 45 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें 90 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है और इसमें 600 प्लस नंबर आने पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाती है। तो देखो, केमिस्ट्री की बात करते हैं। पहले केमिस्ट्री में ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक फिजिकल केमिस्ट्री होता है, दूसरा ऑर्गेनिक होता है और तीसरा इनऑर्गेनिक होता है। पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि ऑर्गेनिक से 25 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन या कभी कभी 15 क्वेश्चन भी आपके केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहते हैं। मतलब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है केमिस्ट्री में। अगर जिस बच्चे का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हुआ उसकी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये 40 से 60 मार्क्स केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देता है और हम देखते हैं कि 100 मार्क्स पर मेरा सिलेक्शन हो जा रहा है। तो सोचो कि 50-60% तो केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ही इंटरेस्ट से, बढ़िया से, गहराई से इसको समझ दें ताकि ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाए। उसी प्रकार से केमिस्ट्री, अगर नीट की बात करें
तो नीट में भी केमिस्ट्री जो है वो भी 3 पार्ट में बटा हुआ है, एक फिजिकल और एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। इसमें भी देखा गया है लास्ट के 10 सालों से कि 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 80 से 100 नंबर, 80 से 100 मार्क्स केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रहा है। मतलब सोच लो कि लगभग 600 मार्क्स में से इतना ये दे रहा है, इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो यहां भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बारीकी से पढ़ें, गहराई से पढ़ें और इस पर अच्छा खासा समय दें, ताकि आपके होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर? किसी को कुछ पूछना हो? आगे बढ़े, चलो इसको नोट कर लिए। अब हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो 11th और 12th, 11th में इसके 2 चैप्टर्स। तो पहला चैप्टर्स का हम लोग इसका अध्ययन शुरू करते हैं। उस चैप्टर का नाम है सॉम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया कैसे। देखो नेचर से बड़ा तो कोई चीज है नहीं। नेचर ने हमको क्या दिया? 2 चीज दिया। एक दिया मिनरल्स और नहीं, सॉरी, नेचर ने हमको 3 चीज दिया। पहला दिया मिनरल्स, एनिमल्स और प्लांट। ये दोनों लिविंग थिंग्स है। ये दोनों क्या है? लिविंग थिंग्स है और ये नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स में मिनरल्स आते हैं या मिनरल से बनने वाले कंपाउंड आते हैं। जैसे मान लो मार्बल हो गया, रॉक्स हो गया, एक्सेट्रा। लिविंग थिंग्स में वो आते हैं जो एनिमल्स और प्लांट से बने हुए कंपाउंड आते हैं। जैसे मान लो कि ब्लड हो गया, पेपर हो गया, एक्सेट्रा। तो मिनरल्स या मिनरल से बनने वाले जो कुछ ही बने, जो कंपाउंड बने, वे सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और लिविंग थिंग से बनने या लिविंग थिंग से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर कर? अब जो केमिस्ट्री इसका अध्ययन करे, मिनरल्स और मिनरल से बनने वाले कंपाउंड का अध्ययन जो केमिस्ट्री करता है उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और जो केमिस्ट्री एनिमल्स और प्लांट
से बनने वाले कंपाउंड का जो अध्ययन करता है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया। समझ गए बच्चों? चलो इसको नोट कर लो। कर लिए? अब आगे चलते हैं कि सत्रह 1780 मतलब आज से लगभग 300 साल पहले एक बर्जिलियस वैज्ञानिक थे, बर्जिलियस, जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है वो एक मिस्टीरियस फोर्स से बनते हैं और उस मिस्टीरियस फोर्स को हम लोग कहते हैं वाइटल फोर्स। और चूंकि बर्जिलियस ने ये सिद्धांत दिया था इसलिए इसको वाइटल फोर्स थ्योरी भी कहा जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। वाइटल फोर्स थ्योरी एग्जाम में 11th में बराबर आता है। व्हाट इज द वाइटल फोर्स थ्योरी? समझ गया? वाइटल फोर्स एक मिस्टीरियस फोर्स है जो बर्जिलियस ने दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं एक मिस्टीरियस फोर्स। ठीक है, और इस सिद्धांत को कहते हैं हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी। समय बीतता गया और 1828 में एक वोलर वैज्ञानिक है जो जर्मनिस्ट थे। इन्होंने लैब में अमोनियम साइनाइड को गर्म किया, हीट किया, तो यूरिया बन गया। यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद 1856 में एक बर्थोलेट वैज्ञानिक है, इन्होंने एसिटिक एसिड का लैब में बना दिया और इसके बाद से हजारों कंपाउंड्स हमारे लैब में बनने लगे। तो बर्जिलियस का जो सिद्धांत था कि नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक मिस्टीरियस फोर्स से बनता है, एक वाइटल फोर्स से बनता है, उनके इस सिद्धांत का खंडन हो गया और इसके बाद से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रयोगशाला में बनने लगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग शुरू करें कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या? ऑर्गेनिक मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरल हो या साइंथेटिक हो, ये नेचुरल हो या साइंथेटिक हो,
इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना बहुत ही जरूरी है। कार्बन और हाइड्रोजन का होना इसेंशियल। इसके अलावा कभी कभी ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, पोटेशियम भी होता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का होना बहुत ही जरूरी है। और इसके अलावा जो भी कंपाउंड्स है वे सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। अब सवाल आता है कि ये क्वेश्चन यहां पर राइज होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, कार्बाइड, ये सब सर ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों सर? कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज से रिसेंबल करती है, ज्यादा मिलती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज से। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अब ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसके बीच बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, और जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो ये स्टेबल ज्यादा होगा। और जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, यहां बॉन्ड एनर्जी कम होती है, इसलिए ये लेस स्टेबल होता है, और ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी से रिसेंबल करता है, इसलिए ये सारे कंपाउंड्स को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड में रखते हैं। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।